morning to all my dear students। अभी तक जो जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने महासागरीय धाराओं का अध्ययन किया था कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, महासागरीय धाराओं की दिशा परिवर्तित होने के कारण, और अब हम देख रहे हैं कि महासागरीय धाराएं हर महासागर में किस प्रकार की धाराएं चलती हैं। अभी तक जो वीडियोस थे उसमें हमने अटलांटिक महासागर के उत्तर और दक्षिण में चलने वाली धाराओं का अध्ययन किया और उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराओं के बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि प्रशांत महासागर में पवनों, जो महासागरीय धाराएं हैं, उसका किस प्रकार से क्रम बनता है। पहले मैं आपको आगे पढ़ाने से पहले बता दूं, जैसे अपन ने पढ़ा था उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिलीपाइंस तक गई, टकराई, दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा उत्तर, एक हिस्सा दक्षिण। उत्तर में ये धारा जा रही है क्यूरोशिवो की धारा, जापान से टकरा के दो हिस्सों में बट गई, सुशिमा की धारा और क्यूरोशिवो की धारा, दोनों मिलकर के क्यूरोशिवो प्रसार यानी कि स्ट्रीम के रूप में बन गई। उत्तर से आती है ठंडी धारा, क्यूराइल की ठंडी धारा या आयोशिवो की ठंडी धारा। पछवा पवनों के कारण इन धाराओं की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाती है और ये धारा जाकर के अमेरिका के पश्चिमी तट से टकरा करके दो हिस्सों में बट जाती है, एक शाखा उत्तर में, एक शाखा दक्षिण में। उत्तर में जो शाखा जा रही है उसका नाम है अलास्का की धारा, अलुशियन की धारा, और दक्षिण में जो धारा आ रही है वो है कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा आकर के वापस से उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से पूरा क्रम बन जाता है। ऐसा ही क्रम दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी बनता है बच्चों। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को आप देख सकते हैं, ये है प्रारंभ। हम नीचे से देखते हैं, यह देखिए आपको दिख रहा है दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट। ये प्रारंभ होती है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होती है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से प्रारंभ होकर के ये धारा जो है प्रारंभ होती है और प्रारंभ होकर के यह धारा जो है ऑस्ट्रेलिया के तट तक चलती है, दक्षिण में चलती है और यह लगभग 0 से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में चला करती है। कहाँ से? दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर के ऑस्ट्रेलिया के न्यू गिनी तट तक चलती है और ये जो पापुआ न्यू गिनी है यहाँ पर आकर के ये टकराती है, दो शाखाओं में बट जाती, एक शाखा उत्तर में और एक शाखा दक्षिण में चली आती है। जो शाखा दक्षिण में आती है ये भी एक गर्म धारा होती है जिसकी दिशा दक्षिण से उत्तर होती है, जिसको कि हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के नाम से जानते हैं। ये धारा जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलती है और ये धारा एक गर्म धारा है जिसके कारण कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर तापमान बढ़ जाता है, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। और ये धारा दक्षिण में न्यूजीलैंड तक चलती है और न्यूजीलैंड के पास में ये धारा जो है पश्चिमी विक्षोभ या पछवा पवनों के कारण इनकी दिशा जो है वो पश्चिम से पूर्व हो जाती है। इसको हम कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या पश्चिमी या तो पश्चिमी पवन प्रवाह भी कह सकते हो या हम दक्षिणी प्रशांत ड्रिफ्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि ड्रिफ्ट क्यों है? क्योंकि पवनों के कारण इन धाराओं की डायरेक्शन बदल जाती है और इनकी गति बहुत तेज नहीं होती है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो थी गर्म धारा है और ये धारा जो है इसकी दिशा जो है, अब आप देखिए बच्चों, अगर आपको मैप ये दिख पा रहा है, हम पीछे की तरफ से देखते हैं, इधर से भी एक धारा आ रही है, हिंद महासागर से भी एक धारा आ रही है जो कि आकर के
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा के साथ मिलकर के इस तरफ जा रही है, जिसको हम कह रहे हैं पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह। यह धारा एक गर्म धारा के रूप में है और यहाँ पर जाकर के ये टकराती है पीरू जो है, पीरू के तट से, जिसको हम कहते हैं पीरू का जो तट है भारत का, दक्षिणी अमेरिका का जो लास्ट बिंदु है उससे टकराती है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर ठंडी धारा के रूप में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और ये ठंडी धारा एक दक्षिण से उत्तर में चल रही है, जाकर के ये धारा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से पूरा क्रम या सिस्टम बन जाता है। कौन कौन सा? दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, ऑस्ट्रेलियन धारा, पछुआ पवन प्रवाह और पीरू की धारा। पीरू की धारा ये वाली है जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है और पीरू की धारा जाकर के मिल जाती है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में। तो इस प्रकार से ये पूरा सर्कल दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में धाराओं का क्रम बन जाता है। अब क्या होता है बच्चों, जो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जा रही है और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा आ जा रही है, इनके दो विभाजन होते हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। ये जो उत्तर की तरफ, जो दक्षिण की तरफ आ रही है, ये विषुवत रेखा को पार नहीं करेगी। आपको पता है क्यों नहीं पार करेगी ये? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये धारा जो थी वापस भूमध्य रेखा के उत्तर में ही आई हुई दिशा में वापस मुड़ गई। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में आई हुई दिशा से ही वापस मुड़ गई, जिसको हम कहते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। और ये जो प्रति विषुवत रेखीय धारा जो है, ये भी गर्म धारा है, जो कि 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में चलती है। और ये जो पानी है, ये जाकर के वापस से उत्तरी और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं में पानी मिल जाता है और इस प्रकार से ये एक सर्कल बन जाता है, एक चक्कर बन जाता है। भूमध्य रेखा के आसपास एक डोल्ड्रम वाली कंडीशन वहाँ पर पैदा होती है, पवनों के संदर्भ में भी और महासागरीय धाराओं के संदर्भ में भी इस प्रकार का एक क्रम बन जाता है। अब हम एक चीज़ और देखना चाहते हैं। एक नाम आता है, आपने कई बार नाम सुना होगा, अल नीनो। अल नीनो और ला नीना दो अलग अलग धाराएं होती है। अल नीनो जो है ये एक विपरीत धारा के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट यानी जो पेरू की जो ठंडी धारा है, उस पेरू की ठंडी धारा जिसको हम हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों, पेरू की धारा को हम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट ने ही इस धारा के नाम बारे में बताया था। तो जो पेरू की धारा के तट के पास में एक और धारा चलती, कई बार चलती, वो हमेशा नहीं चलती। अल नीनो सदाबहार चलने वाली धारा नहीं है, बल्कि कई बार उत्पन्न हो जाने वाली पवन धारा है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट के पश्चिम से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। पेरू की धारा चलती है दक्षिण से उत्तर और ये इस धारा के समानांतर चलती है, जो कि चलती है उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है। ये है अल नीनो। और ये क्या होती है, कुछ खास वर्षों में इसका विस्तार होता है, बाकी ये इतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं होती है। पेरू तट के पास में ये ठंडी धारा तो चलती है दक्षिण से उत्तर और ये चलती है उत्तर से दक्षिण। और जो पेरू के पास में जो पेरू जो है एक रेगिस्तानी भाग है, वहाँ पर इस धारा के कारण ठंडी धारा है चलती है और एक होती है। और जब ये अल नीनो प्रभावशाली हो जाती है, तो अल नीनो के प्रभाव के कारण तापमान जो है वही, अल नीनो गर्म धारा है और पेरू की धारा ठंडी धारा है। जब ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है अल नीनो, तो ये पानी के तापमान को कितना बढ़ा देती है, और सामान्य तापमान को लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देती है। और जिसके कारण कि अल नीनो के प्रभाव के कारण कई प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है। अल नीनो को
ईशु धारा या ईशु धारा भी कहते हैं। और कई बार क्या होता है, अल नीनो नहीं होता है तो लाल नीनो की धारा होती है। और ऐसा कहते हैं कि अल नीनो की छोटी बहन जो है वो ला नीना है। ला नीना जो है अल नीनो की छोटी बहन के रूप में मान्यता दी जाती है। अल नीनो का संबंध भी पूर्वी प्रशांत महासागरीय जल में तापमान वृद्धि तथा लाल नीनो का पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो गर्म होता है उष्मन में से जोड़ता है। अल नीनो के प्रबल होने पर जो पीरू तट जो है तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है। कब? अल नीनो, अगर अल नीनो प्रभावशाली है तो पीरू तट पे खूब वर्षा होती है और हिंद महासागर के आसपास जो मानसून होता है वो कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, सारा मानसून उधर चला जाता है हमारा। और जब अल नीनो, लेकिन इसके प्रभाव से एक नुकसान होता है। अल नीनो जब, क्योंकि गर्म धारा है जिसके कारण जो महासागरीय पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उनका बहुत नुकसान होता है तापमान में वृद्धि होने के कारण। अब हम देखते हैं जो ला नीनो से क्या होता है। ला नीनो जब आती है तो ला नीनो के कारण जो है तापमान, इससे देखो बच्चों क्या होता है, जब ये इस पेरू के आसपास क्या होता है, लोग प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमें वर्षा दीजिए तथा सूखे को भगाइए। जब अल नीनो के प्रबल होने पर पेरू तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है जिसके कारण सागर तटीय भाग हरे भरे हो जाते हैं। इस धारा के सक्रिय होने पर पेरू तट के पास ठंडी जलराशि गर्म हो जाती है तथा वर्ष के प्रथम जो प्रारंभिक महीने होते हैं यानी कि जनवरी से मार्च तक वे अत्यधिक वृष्टि हो जाती है। और प्रारंभ में कम वर्षा की स्थिति में पेरू के लोग आसमान की तरफ देखते हुए प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर हमें वर्षा दीजिए तथा सूखे को भगाए। परंतु जब उन्हें पता चलता है कि अल नीनो के प्रबल होने से अतिवृष्टि होनी है तो वह बहुत ज़्यादा उनके जो प्लैंकटन है, जीव है, उनका समाप्त होने लगता है। क्योंकि अल नीनो जब आता है उससे पहले मौसम बहुत सूखा और तापमान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वहाँ पर, क्योंकि पेरू में तो आपको पता रेगिस्तानी भाग है, तब वहाँ के लोग वर्षा मांगते हैं। उसके बाद में जो बहुत तेज़ वर्षा होती है अल नीनो के प्रभाव के कारण, तब वो कहते हैं हे ईश्वर हमें वर्षा दीजिए परंतु अल नीनो को भगाइए। ठीक है। और इसको इसलिए ईशु धारा भी कहते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा है, इसलिए हम जहाँ भी प्राकृतिक आपदाएं होती है हम ईश्वर को प्रबल मानने लग जाते हैं। ठीक है। जब ला नीनो होती है तो ला नीना के जो प्रभाव से क्या होता है, अल नीनो के प्रभाव से तो बहुत अधिक वर्षा होती है ना। लेकिन जो प्रशांत महासागर के क्षेत्र जो पूर्वी भाग हैं, पश्चिमी भाग है, वहाँ पर जैसे इंडोनेशिया है, भारत, बांग्लादेश जो है वहाँ पर सूखा हो जाता है क्योंकि सारा मानसून जो है प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में चला जाता है और यहाँ पर सूखे की स्थिति हो जाती है। ला नीनो जो है ये एक एंटी काउंटर ओशन है जिसका आविर्भाव होता तो प्रशांत महासागर में ही है। और इस जब अल नीनो समाप्त हो जाती है तब ला नीनो जो आती है, ला नीनो के कारण जो क्या होता है, मौसम बदल जाता है। मौसम आर्द्रता होती है किंतु तापमान कम हो जाता है ना। तो तापमान कम होने के कारण जो है वर्षा सामान्य होती है और मौसम में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है और प्रशांत महासागर के दूसरे हिस्सों में बारिश होती है। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की ये अपना अभी क्रम था, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह। तो ये प्रशांत महासागर की धाराएं हमारी अब समाप्त होती है। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम के रूप में उसको समझाने की कोशिश करती हूँ बच्चों। ये अपना दक्षिणी प्रशांत महासागर है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में चल रही है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा और पछुआ पवन प्रवाह और पीरू की धारा जाके मिलती है उत्तरी विषुवतरेखीय धारा। इस प्रकार से एक सर्कल बन जाता है। अब यहाँ पर दक्षिण से कोई धारा आकर के नहीं मिल रही है। हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों।